हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 21 सॉल्व करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। इसमें हम अर्थशास्त्र के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 22 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। बच्चों जो इससे पहले की वर्कशीट आई थी उसमें भी हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके 3 क्षेत्रक होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्रक, एक द्वितीयक क्षेत्रक और एक तृतीयक क्षेत्रक। तो इस तरह से हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को पढ़ा था। आज हम इसके अलावा जो और भी क्षेत्रक के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को जाना जा सकता है तो वो हम क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। गतिविधि मतलब होता है क्रियाकलाप, जो कार्य किए जाते हैं इसे हम क्षेत्रकों में वर्गीकृत कर सकते हैं और इसके और भी अन्य तरीके हो सकते हैं। और भी अन्य का क्या मतलब है, क्योंकि हम पहले 3 तरीके पढ़ चुके हैं, जो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अलावा और भी अन्य तरीके हो सकते हैं, जैसे यह सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक तथा संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक के रूप में भी हो सकता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्रक के बारे में और निजी क्षेत्रक के बारे में। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रक परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। मतलब कि जो सार्वजनिक क्षेत्रक होते हैं उन सभी पर सरकार अपना नियंत्रण रखती है। इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्रक में जो रोजगार दिए जाते हैं उसका उद्देश्य केवल सरकार स्वयं ही लाभ नहीं कमाती है, बल्कि उससे वो जो व्यक्ति उसमें रोजगार कर रहे हैं उन सभी को भी लाभान्वित करती है। रोजगार की सुरक्षा होती है। जो व्यक्ति एक बार उसमें रोजगार प्राप्त कर लेते हैं तो उनके रोजगार सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ समय बाद हटा दिया जाएगा, नहीं, उनका रोजगार सुरक्षित रहता है। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती हैं और इसके अलावा सैलरी के अलावा बहुत सारी सेवाएं भी होती हैं जो सरकार उपलब्ध कराती है। ठीक है, सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती हैं। जो व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्रकों में अपना रोजगार होता है उनका, तो अगर वो छुट्टी लेते हैं तो क्या होता है, उन्हें छुट्टियों के साथ में वेतन भी दिया जाता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिट होती है कि इतनी ही आप छुट्टियां ले सकते हैं, इनके साथ आपको वेतन दिया जाएगा। अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं सैलरी के अलावा। अगर छुट्टी लोगे आप तो उसमें भी आपको वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं। कुछ और भी होते हैं, जैसे मेडिकल का बेनिफिट होता है, जैसे HR होता है, TA होता है, DA होता है। तो ये सब और भी सेवाएं होती हैं जो कौन देता है, सरकार देती है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे, कोई अन्य। भारतीय रेलवे, अगर भारतीय रेलवे में कोई व्यक्ति जॉब करता है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, देखिए जो भारतीय रेलवे है ये किसकी संपत्ति है, ये सरकार की संपत्ति है, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं हो सकती, ये सरकार का नियंत्रण है इस पर। और ये केवल स्वयं ही लाभ नहीं कमाती है बल्कि ये जनता को लाभान्वित करती है। और इसमें जो व्यक्ति रोजगार कर रहे हैं उनका रोजगार सुरक्षित रहता है। सेवाएं, सभी सेवाएं कौन उपलब्ध कराता है, सरकार देता है और सरकार देती है। और इसके अलावा जब छुट्टियां लेते हैं इसके जो व्यक्ति इसमें रोजगार कर रहे हैं तो उन्हें सवैतनिक छुट्टियां भी दी जाती हैं। तो इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्रक के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं निजी क्षेत्रक के बारे में। निजी क्षेत्रक जैसे परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। जो निजी क्षेत्रक होते हैं इसका मतलब है कि जो क्षेत्र है उस पर किसी व्यक्ति का या एक व्यक्तियों के समूह का अधिकार है। ठीक है, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। अपना, निजी मतलब अपना अधिकार होता है। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इसका उद्देश्य दूसरों को लाभान्वित कम करना और अपना लाभ अधिक कमाना होता है। जो निजी क्षेत्रक में आते हैं इसमें रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। इसमें क्या होता है, अगर आप नियमित कार्य करेंगे तो आपको रोजगार है, अगर आप काम करना छोड़ देंगे या छुट्टियां लेंगे तो क्या होगा कि आपको आपका रोजगार सुरक्षित नहीं रहेगा, या फिर छुट्टियां लेंगे तो आपकी उसमें सैलरी भी कट जाएगी। तो इस तरह से रोजगार सुरक्षा नहीं होती है। सारी चीज़ें एक व्यक्ति या एक कंपनी उपलब्ध कराती है। ये सब चीज़ें किसकी होती हैं, निजी स्वामित्व होती हैं, मतलब किसी एक व्यक्ति के अधीन या एक कंपनी के अधीन होती हैं। कंपनी क्या हुआ, मतलब लोगों का एक समूह। सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः प्रदान नहीं की जाती हैं। ठीक है, सवैतनिक छुट्टी नहीं प्रदान की जाती है। अगर छुट्टियां होती हैं तो उसकी सैलरी काट ली जाती है। उदाहरण के लिए टिस्को या कोई अन्य। देखो टिस्को क्या है, टाटा स्टील कंपनी है टिस्को, और इसी तरह से किसी दूसरी भी कंपनी का हम उदाहरण लिख सकते हैं। तो जो भी कंपनियां होती हैं वो
क्या करती हैं, वो अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करती हैं और उसमें वो अपना लाभ अधिक देखती हैं, जनता का कम देखती हैं। ठीक है, जो भी, ऐसा नहीं है कि आपको खराब माल देंगे, माल तो अच्छा देती हैं, मीन्स जो भी वो अपनी सुविधाएं देती हैं वो अच्छे स्तर पर देती हैं, बहुत अच्छी देती हैं, लेकिन जो भी वो अपना सामान बेचती हैं या भी जो भी अपना रोजगार देती हैं लोगों को, उस रोजगार से वो स्वयं का अधिक से अधिक लाभ चाहती हैं। इसके अलावा अगर उनमें छुट्टियां, कोई भी रोजगार करने वाला व्यक्ति छुट्टी लेता है तो क्या होता है, उसे सवैतनिक छुट्टी नहीं दी जाती हैं, मतलब कुछ ही पदों पर दी जाती हैं, सामान्यतः प्रदान नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो आशा है आपको सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रक के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के बारे में। संगठित क्षेत्रक जैसे सबसे पहले हम उदाहरण समझते हैं बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग से आपको समझ में आएगा कि संगठित क्षेत्रक क्या है। और असंगठित क्षेत्रक के बारे में, जैसे रेहड़ी या पटरी वाले व्यक्ति जो दुकान लगा लेते हैं अपनी, या रेहड़ी लगाते हैं, या वीकली मार्केट लगाने वाले व्यक्ति हैं, वो कैसे क्षेत्रक में आते हैं, असंगठित क्षेत्रक में आते हैं। तो संगठित क्षेत्रक में क्या होता है, एक उचित वेतन मिलता है, कार्य के निश्चित घंटे होते हैं, नौकरी की निश्चितता होती है, कर्मचारी योजनाओं का लाभ होता है और कार्य की बेहतर परिस्थितियां होती हैं। जबकि जो असंगठित क्षेत्रक होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ कम वेतन होता है। ठीक है, जो रेहड़ी या पटरी पर अपनी दुकान लगाने वाले व्यक्ति होते हैं उनको तो कोई वेतन ही नहीं मिलता, लेकिन अगर जैसे कोई दुकान पे कोई काम करने वाला व्यक्ति है तो उसको वेतन दिया जाता है, लेकिन कैसे दिया जाएगा, कम वेतन के रूप में, बहुत कम दिया जाता है। और कार्य का कोई निश्चित समय नहीं होता, कितना भी कार्य का समय बढ़ाया जा सकता है या स्वयं व्यक्ति बढ़ा सकता है। नौकरी की अनिश्चितता होती है, कर्मचारी योजनाओं का अभाव होता है, उनको जो कर्मचारियों को योजनाएं मिलती हैं इस प्रकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। और निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां भी होती हैं। तो इस तरह से संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र ये क्या है, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, इसके आधार पर हम सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो मैं पहले आपको प्रश्न पढ़ के समझाती हूँ, उसके बाद हम सभी प्रश्नों के लिखित रूप में आंसर बताएंगे। सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक की तुलना कीजिए। इसमें आपको तुलना करनी है, तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद आप तुलनात्मक पॉइंट लिखेंगे। संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक की तुलना कीजिए। असंगठित क्षेत्रक की समस्याओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यहाँ पर देखिए समस्याओं के बारे में बताना है कि असंगठित क्षेत्रक में रोजगार के बाद भी कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक के 5-5 उदाहरण लिखिए, दोनों के 5-5 उदाहरण बताने हैं। अब पहला प्रश्न आता है, सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक की तुलना कीजिए। तो इसका देखिए, इसका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो मैंने पॉइंट्स में लिखा है, क्योंकि पॉइंट्स में आपको इजीली समझ आएगा और लर्न भी कर पाएंगे आप। सार्वजनिक क्षेत्रक परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि निजी क्षेत्रक परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। अगर हम किसी प्रश्न का उत्तर पॉइंट्स में देते हैं तो वो याद करने में भी आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, जबकि निजी क्षेत्रक अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था, सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य केवल स्वयं लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि जनता को भी लाभान्वित करना होता है। और निजी क्षेत्रक जो होते हैं वो अधिकतम लाभान्वित तो वो भी करते हैं जनता को, लेकिन वो जो भी उनका रोजगार होता है उसके माध्यम से वो अधिकतम स्वयं लाभ कमाना चाहते हैं। नंबर 3 है, सार्वजनिक क्षेत्रक में रोजगार की सुरक्षा होती है, जबकि निजी क्षेत्रक में रोजगार सुरक्षित नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है, किसमें, सार्वजनिक क्षेत्रक में। वह सवैतनिक छुट्टी भी दी जाती है, जबकि निजी क्षेत्रक में सभी चीज़ें एक व्यक्ति या एक कंपनी उपलब्ध कराती है और सवैतनिक छुट्टी भी नहीं दी जाती हैं। अब प्रश्न नंबर 2 आता है, संगठित क्षेत्रक व असंगठित क्षेत्रक की तुलना कीजिए। इसमें भी आपको तुलनात्मक अध्ययन बताना है। संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में तुलनात्मक अध्ययन देखिए। संगठित क्षेत्रक में उचित वेतन, कार्य के निश्चित घंटे, नौकरी की निश्चितता, कार्य की बेहतर परिस्थितियां तथा कर्मचारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। किसमें मिलता है, संगठित क्षेत्रकों में। ठीक है, जबकि तुलनात्मक अध्ययन हम पढ़ रहे हैं, तो जबकि असंगठित क्षेत्रक में उपयुक्त में से कोई भी लाभ नहीं दिया जाता है। तो यही एक
अंतर है संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में, कि जो लाभ संगठित क्षेत्रक में दिए जाते हैं वो असंगठित क्षेत्रक में नहीं दिए जाते हैं। बच्चों आशा है कि मैं जो प्रश्न समझाती हूँ तुम्हें समझ में आ जाते होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, असंगठित क्षेत्रक की समस्याओं पर एक निबंध लिखो। यहाँ समस्याएं बतानी है कि असंगठित क्षेत्रक में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। असंगठित क्षेत्रक में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कार्य का कोई भी निश्चित समय नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कोई भी निश्चित समय नहीं होता। नौकरी की अनिश्चितता बनी रहती है। कर्मचारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता, जैसे रेहड़ी या पटरी पर सामान बेचने वाले व्यक्तियों को किसी सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली योजना का लाभ नहीं मिलता। और असंगठित क्षेत्र के लोगों की कार्य परिस्थितियां निम्न स्तरीय बनी रहती हैं। जब उन्हें कोई भी लाभ नहीं दिया जाता है, अधिक से अधिक कार्य लिया जाता है उनसे, तो क्या होता है, और वेतन भी कम रहता है इसमें, तो जो परिस्थितियां होती हैं वो निम्न स्तरीय बनी रहती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, सार्वजनिक क्षेत्रक व निजी क्षेत्रक के 5 उदाहरण लिखिए। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्रक के उदाहरण हैं बैंकिंग और बीमा, परिवहन, संचार, बिजली, खनन मतलब खानों से निकालना, जो खानों से सामान निकालना, जैसे खानों से हीरे मोती निकलते हैं, खानों से कोयला निकलता है, ठीक है, तो इस कार्य को कहते हैं, खुदाई के कार्य को खनन। निर्माण और व्यापार, होटल आदि, ये सभी किस में आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में। सरकार का इन सभी पर अपना अधिकार होता है। बिजली किसी एक व्यक्ति के अधीन नहीं होती, बिजली किसके अधीन होती है, सरकार के, ठीक है। निर्माण और व्यापार, ये भी, व्यापार तो निजी क्षेत्र में भी आता है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों में भी आता है। इसके अलावा खनन है, खनन किसी एक व्यक्ति के अधीन नहीं हो सकता, ये सरकार के अधीन होता है। नेक्स्ट है निजी क्षेत्रक। अभी हमने पढ़ा सार्वजनिक क्षेत्रक, अब पढ़ेंगे निजी क्षेत्रक में, जैसे फैक्ट्री और कंपनी। फैक्ट्री कोई भी व्यक्ति अपनी खोल सकता है, कंपनी भी खोल सकता है, ठीक है। व्यापार, एक छोटे स्तर पर व्यापार भी किया जा सकता है, ये निजी क्षेत्रक में आता है। परिवहन, छोटे स्तर पर परिवहन भी चलाए, जैसे टैक्सी चलाना, कार चलाना, ठीक है, कोई भी सामान ढोने वाले व्हीकल को खरीद कर उससे व्यापार करना, तो ये सब क्या है, ये सब परिवहन में आ जाएगा, ठीक है, व्यापार और परिवहन। इसके अलावा कुछ बैंक भी होती हैं जो निजी क्षेत्रक में आती हैं, जैसे HDFC बैंक, ये निजी क्षेत्रक के नंबर 1 पे आती है, HDFC बैंक, और ICICI बैंक, ये दोनों बैंक निजी क्षेत्रक में आती हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो में प्रश्न उत्तर सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे, और बेल आइकन को भी ज़रूर टच करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।